क्या कभी आपने किसी शांत नदी को देखा है जो बाहर से कितनी स्थिर और गहरी नजर आती है, पर उसके अंदर कितनी लहरें, कितने बहाव छिपे होते हैं। वेई चेन का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। 36 वर्षीय वेई चेन एक मध्यम आकार के चीनी शहर की भागदौड़ में उलझा अपनी मां की हालिया मृत्यु के गहरे शोक से अभी उबर भी नहीं पाया था कि जीवन की कठोर सच्चाइयां उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी थीं। मां, जो उसके जीवन का ध्रुव तारा थी, जिनकी धीमी शांत आवाज में दी गई नसीहतें आज भी उसके कानों में गूंजती थीं, अब बस एक धुंधली सी याद और दीवार पर टंगी एक मुस्कुराती तस्वीर बनकर रह गई थी। उनकी लंबी बीमारी के दौरान वेई चेन ने दिन रात एक कर दिया था। अस्पताल के चक्कर, दवाइयों का खर्च और अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी की अपैथेटिक की नौकरी, सब कुछ उसने अकेले ही संभाला था। उसकी पत्नी मेई लिंग इन सब से जैसे निर्लिप्त सी रही थी। शहर के एक साधारण से फ्लैट की चारदीवारी में अब एक अजीब सा खालीपन और एक अनकहा तनाव पसरा रहता था। मां के कमरे से आती अगरबत्ती की हल्की सुगंध की जगह अब मेई लिंग के महंगे परफ्यूम की तीखी गंध ने ले ली थी। मेई लिंग, जो दिखने में आकर्षक और सामाजिक रूप से बेहद महत्वाकांक्षी थी, वेई चेन की अव्यावहारिक नैतिकता और उसकी छोटी बहन शाओ मिन के प्रति उसके गहरे समर्पण को अक्सर उसकी कमजोरी समझती थी। शाओ मिन, जो अभी अभी दूसरे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने गई थी, वेई चेन के जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। मां ने मरते समय शाओ मिन की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर डाली थी और वेई चेन इसे किसी पवित्र धरोहर की तरह निभाना चाहता था। वेई चेन, एक शाम मेई लिंग ने अपने सलीके से संवारे बालों को झटकते हुए कहा, जब वो ऑफिस से थका हारा लौटा था, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें इस छोटे से कबूतर खाने जैसे फ्लैट से निकलकर किसी बेहतर जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? मेरे दोस्तों में देखो, सब कितनी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। उसकी आवाज में एक मीठी सी शिकायत थी, जो वेई चेन के सीने में किसी नुकीली चीज की तरह चुभ गई। वेई चेन ने गहरी सांस ली। मेई लिंग, तुम जानती हो अभी माँ को गुजरे कुछ ही महीने हुए हैं और शाओ मिन की पढ़ाई का खर्च भी है। हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा। ओह शाओ मिन, मेई लिंग ने अपनी नाक से कोड़ी। वो तो अब बड़ी हो गई है, खुद भी कुछ पार्ट टाइम कर सकती है। और तुम्हारी माँ, उन्होंने शाओ मिन के लिए कुछ तो छोड़ा ही होगा, कुछ गहने, कुछ पैसे, उन्हें इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है? वेई चेन का चेहरा सपाट हो गया। माँ ने अपनी कुछ जमा पूंजी और थोड़े से गहने शाओ मिन की शादी या आगे की पढ़ाई के लिए रखे थे, और यह बात मेई लिंग को भी पता थी। वो शाओ मिन का है, मेई लिंग, और वो उसी के काम आएगा। हम उस पर नजर नहीं डाल सकते। हमेशा की तरह तुम और तुम्हारी ये नैतिकता, मेई लिंग ने ताना मारा। इसी चक्कर में तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आजकल दुनिया ऐसे नहीं चलती, वेई चेन। प्रैक्टिकल होना पड़ता है। यह उनके बीच रोज की होने वाली बहस का एक और अध्याय था। वेई चेन अक्सर चुप रह जाता, टकराव से बचने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान सा उठता रहता। उसे माँ की याद आती, जिन्होंने सिखाया था कि ईमानदारी और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वो अपनी माँ की पुरानी डायरी के पन्ने पलटता, जिसमें उन्होंने जीवन के संघर्षों और नैतिक मूल्यों का जिक्र किया था। वो डायरी अब वेई चेन के लिए एक मार्गदर्शक की तरह थी। कुछ दिनों बाद, जब वेई चेन ऑफिस में एक जरूरी प्रोजेक्ट में उलझा हुआ था, मेई लिंग ने उसे फोन किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। वेई चेन, तुम्हें याद है मिसेज वांग, मेरी दोस्त, उनके पति एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनके पास एक बहुत शानदार अपार्टमेंट का ऑफर है, बिल्कुल हमारे बजट में। वेई चेन को आश्चर्य हुआ। हमारे बजट में? कौन से बजट में? मेई लिंग, हमने तो अभी ऐसा कोई बजट बनाया ही नहीं। अरे तुम चिंता मत करो, मेई लिंग ने लापरवाही से कहा। मैंने सब सोच लिया है, बस तुम शाम को मिस्टर वांग से मिलने के लिए तैयार रहना। यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए।
वेई चेन के मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया। मेई लिंग की यह सब सोच लिया है वाली बात उसे हमेशा परेशान करती थी। शाम को जब वह थका हारा घर पहुंचा, तो मेई लिंग पहले से ही तैयार थी, एक नई महंगी ड्रेस पहने हुए। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। ये देखो, उसने उत्साह से कहा, यह अपार्टमेंट का ब्रोशर है और ये लोन एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने तुम्हारी तरफ से कुछ डिटेल्स भर दी हैं, बस तुम्हें साइन करना है। वेई चेन ने कागजात अपने हाथ में लिए। लोन की रकम देखकर उसकी आंखें फैल गईं। मेई लिंग, ये बहुत ज्यादा है, हम इतना बड़ा लोन कैसे चुकाएंगे और डाउन पेमेंट के लिए पैसे कहां से आएंगे? मेई लिंग मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो वेई चेन को बनावटी लगी। मैंने कहा ना, मैंने सब सोच लिया है। तुम्हारी माँ ने जो शाओ मिन के लिए कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट रखे थे ना, उन्हें प्री मैच्योर करवा लेंगे और थोड़े से गहने हैं ही, डाउन पेमेंट आराम से हो जाएगा। वेई चेन का खून खौल उठा। क्या तुम पागल हो गई हो मेई लिंग? वो पैसा और गहने शाओ मिन के हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में सोचने की भी? उसकी आवाज शायद पहली बार इतनी ऊंची निकली थी। मेई लिंग भी तैश में आ गई। तो क्या तुम्हारी बहन की पढ़ाई और भविष्य के लिए हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें, अपना कोई सपना ही न देखें? तुम कब तक अपनी उस मरी हुई माँ की बातों को लेकर बैठे रहोगे? वो तुम्हें कुछ देकर नहीं गई, सिर्फ जिम्मेदारियाँ सौंप गई। मेई लिंग, वेई चेन ने गुस्से से कहा, मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी और नहीं। दोनों के बीच दीवारें जैसे कांप उठी। उस रात घर में एक बर्फीली खामोशी छाई रही। वेई चेन को नींद नहीं आई। वो जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। मेई लिंग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले कुछ हफ्ते तनाव में बीते। मेई लिंग ने वेई चेन से बात करना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन उसकी खामोशी किसी चीख से कम नहीं थी। वो अक्सर देर रात तक फोन पर किसी से फुसफुसाती रहती और वेई चेन जब पूछता तो टाल देती। वेई चेन अपने काम में और भी ज्यादा डूब गया, घर के माहौल से बचने की कोशिश करता। उसे शाओ मिन की चिंता सताती रहती। उसने उसे फोन करके हौसला दिया, लेकिन अपनी परेशानियों का जिक्र नहीं किया। एक दिन शाओ मिन का फोन आया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। भाई, कॉलेज की फीस जमा करने की आखिरी तारीख अगले हफ्ते है और मेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं जितने आपने भेजे थे। कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। वेई चेन को झटका लगा। उसने तो पूरे पैसे ट्रांसफर किए थे। कितने कम हैं, शाओ मिन? शाओ मिन ने जो रकम बताई वो काफी ज्यादा थी। वेई चेन ने तुरंत अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले कुछ हफ्तों में उसके अकाउंट से कई छोटे बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे, जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। ये सब ऑनलाइन शॉपिंग, महंगे रेस्टोरेंट के बिल और किसी अनजान अकाउंट में ट्रांसफर थे। और यह सब मेई लिंग के नाम पर इस्तेमाल होने वाले सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड या जॉइंट अकाउंट से हुआ था। उसी समय मेई लिंग कमरे में दाखिल हुई, हाथ में एक नया डिजाइनर पर्स लिए। वेई चेन ने उसे स्टेटमेंट दिखाया। ये सब क्या है मेई लिंग? उसकी आवाज कांप रही थी। मेई लिंग ने एक नजर स्टेटमेंट पर डाली और लापरवाही से कंधे उचका दिए। ओह, ये, हाँ, मैंने कुछ शॉपिंग की थी और वो मिसेज झाओ के साथ लंच पर गई थी। आजकल सोशल होना पड़ता है वेई चेन, कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। और यह शाओ मिन की फीस? वेई चेन ने पूछा। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। तुम्हें पता था कि यह पैसा उसकी पढ़ाई के लिए है? अरे, तो क्या हुआ? मेई लिंग ने बेपरवाही से कहा। थोड़े दिन बाद दे देना, कॉलेज वाले कहीं भागे नहीं जा रहे। वैसे भी उस लड़की को इतना पढ़ा लिखा कर क्या मिलेगा? आखिर में तो उसे शादी करके घर ही बसाना है। यह शायद वो आखिरी तिनका था। वेई चेन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। बस मेई लिंग, बहुत हो गया, वो चीखा। तुम मेरी बहन के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो, मेरी मेहनत की कमाई बर्बाद कर रही हो और तुम्हें कोई शर्म नहीं।
शर्म मुझे क्यों आए, मेई लिंग भी चीखी। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल नहीं रख सकते, जो आज भी अपनी मरी हुई माँ और उस बहन के पीछे पागल हो। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो जाओ, कमाओ और पैसे, या फिर अपनी उस लाडली बहन से कहो कि पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी कर ले। उस दिन घर में जो तूफान आया, उसने वेई चेन को अंदर तक हिला दिया। उसे एहसास हो गया था कि मेई लिंग किसी भी हद तक जा सकती है। उसने तुरंत अपने सारे अकाउंट्स फ्रीज करवाए और बैंक से डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि मेई लिंग ने न सिर्फ पैसे बर्बाद किए थे, बल्कि कुछ छोटे मोटे लोन भी उसके नाम पर लेने की कोशिश की थी, जिसकी जानकारी उसे नहीं थी। वेई चेन ने अपने पुराने दोस्त और वकील ली जुन से संपर्क किया। ली जुन ने सारी बातें सुनकर गहरी चिंता व्यक्त की। वेई चेन, यह मामला गंभीर है। मेई लिंग न सिर्फ तुम्हारी वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल रही है, बल्कि वो तुम्हारे साथ धोखाधड़ी भी कर सकती है। ली जुन की मदद से वेई चेन ने अपने वित्तीय मामलों को सुरक्षित करने के कदम उठाए। उसने मेई लिंग के सारे सप्लीमेंट्री कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए और जॉइंट अकाउंट से उसके अधिकार हटा दिए। मेई लिंग ये देखकर आग बबूला हो गई। उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया, वेई चेन पर तरह तरह के आरोप लगाए, उसे कंजूस और नामर्द तक कहा। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, वेई चेन, वह चीख रही थी। तुमने मुझे अपने ही पैसों से महरूम कर दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वेई चेन चुपचाप सब सुनता रहा। उसका दिल टूट चुका था। जिस औरत से उसने प्यार किया था, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, आज वो उसके सामने एक अजनबी की तरह खड़ी थी। एक ऐसी अजनबी जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती थी। शाओ मिन की फीस का किसी तरह इंतजाम करके वेई चेन ने उसे भेज दिया, शायद अपनी प्रोविडेंट फंड से कुछ एडवांस लेकर। उसने शाओ मिन को कुछ नहीं बताया, वो नहीं चाहता था कि उसकी पढ़ाई पर कोई असर पड़े। लेकिन मेई लिंग चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने एक नई चाल चली। उसने अपने कुछ प्रभावशाली दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच ये फैलाना शुरू कर दिया कि वेई चेन उसके साथ बुरा बर्ताव करता है, उसे पैसे नहीं देता और अपनी बहन के लिए उसे नजरअंदाज करता है। वो खुद को एक बेचारी, सताई हुई पत्नी के रूप में पेश करने लगी। कुछ लोग जो मेई लिंग के बाहरी दिखावे और मीठी बातों से प्रभावित थे, उसकी बातों में आ भी गए। वेई चेन को अपने ही ऑफिस में और सामाजिक दायरे में कानाफूसी और अजीब नजरों का सामना करना पड़ा। एक शाम जब वेई चेन घर लौटा, तो उसने देखा कि मेई लिंग ने घर का कुछ कीमती सामान पैक कर रखा है। ये सब क्या है, वेई चेन ने पूछा। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मेई लिंग ने सपाट आवाज में कहा। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, और हाँ, मैं अपने हिस्से का सामान और गहने लेकर जा रही हूँ। उसने उन गहनों की तरफ इशारा किया जो वेई चेन की माँ ने शादी के समय मेई लिंग को दिए थे, और कुछ वे जो उन्होंने शाओ मिन के लिए रखे थे, ये कहकर कि यह भी तो आखिर घर की ही बेटी है। वेई चेन जानता था कि इसमें शाओ मिन के भी कुछ गहने हैं जो माँ ने विशेष रूप से उसके लिए बनवाए थे। तुम शाओ मिन के गहने नहीं ले जा सकती, मेई लिंग। क्यों नहीं ले जा सकती, मेई लिंग ने चुनौती दी। शादी में तो सब कुछ लड़की का ही होता है ना, और वैसे भी वो कौन सा अभी शादी कर रही है, तब तक मैं इन्हें इस्तेमाल कर लूंगी। बात बढ़ गई। मेई लिंग ने हंगामा खड़ा कर दिया। पड़ोसी इकट्ठा होने लगे। मेई लिंग ने सबके सामने रो रो कर वेई चेन को बुरा भला कहा। वेई चेन चुपचाप खड़ा रहा, अपने आत्मसम्मान को टुकड़े टुकड़े होते महसूस करता रहा। अंत में मेई लिंग अपनी कुछ सहेलियों की मदद से बहुत सा सामान और लगभग सारे गहने लेकर चली गई, ये धमकी देते हुए कि वो वेई चेन को तलाक देगी और उसे बर्बाद कर देगी। वेई चेन उस खाली घर में अकेला रह गया। दीवारों पर टंगी माँ की तस्वीर उसे घूर रही थी, जैसे पूछ रही हो, बेटा ये तुमने क्या कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे वो हर मोर्चे पर हार गया हो। अगले कुछ दिन वेई चेन के लिए नरक समान थे।
मेई लिंग ने वाकई तलाक का नोटिस भिजवा दिया था और भारी गुजारा भत्ता और संपत्ति में हिस्से की मांग की थी। उसने वेई चेन पर मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा झूठे आरोप भी लगाए थे। ली जुन दिन रात वेई चेन का साथ दे रहा था, उसे कानूनी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। हिम्मत मत हारो वेई चेन, ली जुन ने कहा। सच्चाई तुम्हारे साथ है, हमें बस इसे साबित करना होगा। लेकिन वेई चेन अंदर से टूट चुका था। उसे शाओ मिन की चिंता थी। अगर यह बात मीडिया या कॉलेज तक पहुंच गई तो उसकी पढ़ाई और भविष्य का क्या होगा। इसी बीच शाओ मिन को कुछ आभास हो गया था। उसने वेई चेन को फोन किया। भाई, क्या सब ठीक है? भाभी कहाँ है? घर पर सब शांत क्यों लगता है? वेई चेन उसे सच्चाई नहीं बताना चाहता था, लेकिन शाओ मिन ने जिद की। अंत में वेई चेन ने उसे सब कुछ बता दिया। शाओ मिन सन्न रह गई। वो तुरंत अगले दिन की ट्रेन पकड़कर अपने भाई के पास आ गई। भाई, आप अकेले नहीं हैं, उसने वेई चेन का हाथ पकड़कर कहा। मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। शाओ मिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। शाओ मिन का आना वेई चेन के लिए एक बहुत बड़ा सहारा था। उसने घर को संभाला, वेई चेन का ख्याल रखा। उसने ली जुन से मिलकर सारी कानूनी प्रक्रिया को समझा। उसने अपनी भाभी मेई लिंग से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन मेई लिंग ने उसे भी बुरा भला कहकर भगा दिया। एक दिन जब शाओ मिन घर की सफाई कर रही थी, उसे माँ की पुरानी अलमारी के एक गुप्त दराज से एक छोटी सी डायरी और कुछ कागजात मिले। डायरी में माँ ने अपनी जिंदगी के अनुभव, वेई चेन और शाओ मिन के बचपन की बातें और कुछ नसीहतें लिखी थीं। लेकिन उन कागजात में कुछ बैंक डिपॉजिट के सर्टिफिकेट और एक हस्तलिखित पत्र था। पत्र में माँ ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि उनके कुछ गहने और ये बैंक डिपॉजिट विशेष रूप से शाओ मिन की पढ़ाई और शादी के लिए है, और इसका एकमात्र अधिकार शाओ मिन का ही होगा। उसमें माँ के हस्ताक्षर और तारीख भी थी। यह एक तरह की अनौपचारिक वसीयत थी। शाओ मिन ने तुरंत वेई चेन और ली जुन को ये दिखाया। ली जुन की आंखें चमक उठी। यह एक महत्वपूर्ण सबूत है वेई चेन, तुम्हारी माँ की लिखावट और हस्ताक्षर प्रमाणित किए जा सकते हैं। इससे मेई लिंग का उन गहनों और पैसों पर दावा कमजोर पड़ जाएगा। अब लड़ाई एक नए मोड़ पर आ गई थी। ली जुन ने अदालत में ये पत्र और अन्य सबूत पेश किए। मेई लिंग और उसके वकील ने इसे झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लिखावट विशेषज्ञों ने मां के हस्ताक्षर को सही प्रमाणित कर दिया। इसी दौरान ली जुन ने मेई लिंग के वित्तीय लेन देन की और गहराई से जांच की। पता चला कि मेई लिंग ने न सिर्फ वेई चेन के अकाउंट से पैसे उड़ाए थे, बल्कि उसने कुछ ऑनलाइन लोन कंपनियों से भी वेई चेन के नाम पर छोटे छोटे लोन लिए थे, जिनके बारे में वेई चेन को कोई जानकारी नहीं थी। उसने इसके लिए वेई चेन के कुछ व्यक्तिगत दस्तावेजों का दुरुपयोग किया था, जो उसे शादी के बाद आसानी से मिल गए थे। यह एक गंभीर धोखाधड़ी थी। ली जुन ने ये सारे सबूत भी अदालत में पेश कर दिए। मेई लिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेई चेन और ली जुन इतनी गहराई तक जांच करेंगे। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसके तथाकथित प्रभावशाली दोस्तों ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी, जब उन्हें लगा कि मामला गंभीर हो रहा है। चरमोत्कर्ष तब आया जब अदालत में सुनवाई के दौरान ली जुन ने एक एक करके मेई लिंग के झूठ का पर्दाफाश किया। उसने बैंक अधिकारियों, लिखावट विशेषज्ञों और कुछ ऑनलाइन लोन कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी गवाह के तौर पर पेश किया। मेई लिंग के पास कोई जवाब नहीं था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कटघरे में खड़ी कांप रही थी। वेई चेन चुपचाप सब देख रहा था। उसके मन में मेई लिंग के लिए कोई नफरत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी और निराशा थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्यार और विश्वास इस तरह तार तार होगा। उसे माँ की बातें याद आ रही थीं। बेटा, जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे,
लेकिन तुम अपनी अच्छाई और सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। अदालत का फैसला वेई चेन के पक्ष में आया। मेई लिंग के तलाक के दावे को खारिज कर दिया गया क्योंकि उसके आरोप झूठे पाए गए। इसके विपरीत वेई चेन को मेई लिंग से तलाक लेने का अधिकार मिला, उसकी धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना के आधार पर। अदालत ने मेई लिंग को आदेश दिया कि वो वेई चेन की मां के वे सारे गहने और पैसे लौटाए जो वह लेकर गई थी और जो शाओ मिन के थे। मेई लिंग द्वारा वेई चेन के नाम पर लिए गए अवैध लोन की जिम्मेदारी भी उसी पर डाली गई। फैसला सुनकर मेई लिंग अदालत में ही फूट फूट कर रो पड़ी। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई थी। जिस सामाजिक प्रतिष्ठा और दौलत के पीछे वह भाग रही थी, आज वो सब उससे कोसों दूर था। उसके अपने माता पिता, जो शुरू में उसका साथ दे रहे थे, अब उसे ही दोषी ठहरा रहे थे। अदालत से बाहर निकलते समय मेई लिंग ने वेई चेन को देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेबसी और शायद पश्चाताप का हल्का सा भाव था। लेकिन वेई चेन आगे बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तलाक के बाद मेई लिंग अकेली रह गई। उसकी सहेलियों ने उससे मुंह फेर लिया। उसे अपनी धोखाधड़ी के कारण आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। वह जिस आलीशान जिंदगी के सपने देखती थी, वह चकनाचूर हो चुका था। कहते हैं, कर्म का चक्र घूमकर वहीं आता है। मेई लिंग के साथ भी वही हुआ। उसने जो स्वार्थ और लालच का बीज बोया था, आज उसे उसी का कड़वा फल मिल रहा था। उसे एक छोटी सी नौकरी करनी पड़ी और एक साधारण से किराए के मकान में रहना पड़ा। उसकी आंखों से वो चमक और चेहरे से वो अकड़ गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ वेई चेन और शाओ मिन ने एक नई शुरुआत की। घर में अब तनाव नहीं, बल्कि शांति और एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह था। शाओ मिन ने अपनी पढ़ाई मेहनत से पूरी की और एक अच्छी आर्किटेक्ट बनी। वेई चेन ने अपनी नौकरी में तरक्की की। उसने अपनी मां की याद में एक छोटा सा ट्रस्ट शुरू किया जो गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था। मां की वो डायरी हमेशा उसके सिरहाने रहती, उसे सही रास्ता दिखाती। एक दिन कई सालों बाद वेई चेन को बाजार में मेई लिंग दिखी। वो पहले से बहुत बदल गई थी। साधारण कपड़ों में, चेहरे पर थकान और आंखों में एक खालीपन। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। मेई लिंग ने तुरंत नजरें झुका ली और तेजी से आगे बढ़ गई। वेई चेन ने भी उसे नहीं रोका। उसके मन में अब कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक हल्की सी उदासी थी कि कैसे इंसान अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। वेई चेन ने आसमान की तरफ देखा। सूरज चमक रहा था। उसे लगा जैसे माँ कहीं ऊपर से उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। उसने एक गहरी, शांतिपूर्ण सांस ली। जीवन की नदी अभी भी बह रही थी, लेकिन अब उसकी लहरों में एक स्थिरता थी, एक सुकून था। उसने अपनी अच्छाई और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा था और अंततः उसी ने उसे शांति और सम्मान दिलाया था। ली जुन आज भी उसका सबसे अच्छा दोस्त था और शाओ मिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा और गर्व। उसने साबित कर दिया था कि नैतिक मूल्यों पर टिके रहकर भी जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है और अंततः विजय प्राप्त की जा सकती है। वो जानता था कि माँ जहाँ भी होंगी, उसे देखकर खुश होंगी।